हेलो दोस्तों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में और अदर इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला और अदर कहीं से भी आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम इस डिस्कशन में कंसोलिडेट करेंगे और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आज का पहला आर्टिकल डिफेमेशन केस के बारे में है। कल की हेडलाइन है कि गुजरात हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया राहुल गांधी को, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा दी थी, तो इस वजह से उन्हें रिलीफ देने से मना कर दिया है। तो ये गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसने भी अब रिलीफ देने से मना कर दिया है। तो इससे क्या होता है, उनकी जो एमपी की सीट थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी, क्योंकि डिफेमेशन के केस में 2 साल मिनिमम और मैक्सिमम उससे कितनी भी ज़्यादा हो सकती, तो आपकी जो है एमपी की सीट एंटी डिफेक्शन लॉ में चली जाएगी। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा गया है कि आपको किसी को डिफेम करने के लिए, मानहानि करने के लिए 2 साल से ऊपर की सज़ा होती, तो आपकी जो एमएलए या एमपी की सीट है वो जाती रहेगी। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो हमारे जो क्या कहते हैं लॉज हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसमें बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी सेक्शन 499 और 500। तो 499 बताता है कि कैसे डिफेमेशन इनिशिएट होगा। देखो जैसा लिखा, हाउ डिफेमेशन कुड बी थ्रो वर्ड, मतलब वर्ड के थ्रू डिफेमेशन। कहते नहीं है किसी ने बोल दिया मोदी ये, किसी ने बोल दिया गांधी ये, तो ये सब जो वर्ड के थ्रू होता है, साइन के थ्रू, कुछ लोग साइन के थ्रू करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, कुछ करना है, और कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं। तो इस तरह के डिफेमेशन को सिविल डिफेमेशन कहते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो मॉनेटरी टर्म्स में होती है। तो डिफेमेशन, और देखो पहले बेसिक चीज़ है डिफेमेशन है क्या। डिफेमेशन हिंदी में मतलब होता है मानहानि। मानहानि का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। आप किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं जबकि वो बंदा ऐसा है नहीं है, तो उस डैमेजिंग करने की प्रोसेस को हम जो है उसे मानहानि कहते हैं। हार्म हिज रेपुटेशन, जैसा ये मैंने हाईलाइट किया है। तो इम्प्रिजनमेंट मैंने बताई है, जो आपका क्रिमिनल डिफेमेशन है जो आईपीसी के सेक्शन 500 में है, अगर उसमें आपको अप टू 2 ईयर और विदाउट फाइन अगर आपको सज़ा होती है तो वो आपका क्रिमिनल डिफेमेशन माना जाएगा। तो ये आर्टिकल। अब डिफेमेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19 जो है वो इनडायरेक्टली डिफेमेशन से रिलेट किया जाता है। कैसे कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है। अब अगर उससे आगे बढ़ चढ़ के कुछ बोल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिफेमेशन कहलाएगा। जैसे उसके बाद क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना। ये भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को मानहानि डिफेम करना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया आपने, कोई उन्होंने जजमेंट दिया और आपने क्या किया, उसको कंटेम्प्ट कर दिया आपने। सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट कैसे हो गया, जैसे मान लो आपने कोई सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी और आपने उसके खिलाफ आर्टिकल छाप दिया, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। सिविल कंटेम्प्ट क्या हो गया, आपने कोई वर्डिक्ट दी, आप गलियों में उसका अपोज कर रहे हैं, आप साइन से अपोज कर रहे हैं, कुछ बोल के अपोज कर रहे हैं, वो सिविल कंटेम्प्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसा मैंने बताई था, डिफेमेशन 2 टाइप का होता है, सिविल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। तो ये सब है। अब मैंने बताया था कि सिविल रॉन्ग में क्या है कि आपको मॉनेटरी टर्म्स में रिड्रेस कर दिया जाएगा, मगर क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू तो आपको देना ही पड़ेगी, प्लस आपको सज़ा होगी। तो राहुल गांधी को जो इसमें सज़ा हुई है डिफेमेशन के केस में, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें भी लग गया है डिफेम करने के रीज़न से। तो इसलिए इस केस में जो डिफेमेशन का केस राहुल गांधी के ऊपर हुआ, उनमें उनको अभी तक राहत नहीं मिली है हाई कोर्ट से भी। तो अब नेक्स्ट जो वो अपनी याचिका है सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, फिर इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब ईडी बहुत चर्चा में रहता है। इसका फुल फॉर्म होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मगर पहले इसे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आपको देखने को मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में
पर्टिकुलर डिसिप्लिनली, मतलब पर्टिकुलर डिसिप्लिन से लोग आए हुए होंगे, कुछ आरबीआई के होंगे, कुछ आईआरएस होंगे, कुछ आईपीएस होंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं इसे। और अदर क्या है, ये केस कौन कौन से केस देखता है, ये मेनली दो केस देखता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और एक फॉरेन एक्सचेंज लॉ से रिलेटेड। ये फेमा को भी जो फेरा था पहले 1947 में, उसको 1970 के अप्रॉक्स उसे अमेंडमेंट करके उसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और इसका, और ये किससे अटैच है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ये चीज़ जान लीजिए यहाँ पर कि ये जो है अटैच ऑफिस किसके साथ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ, जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उससे रिलेटेड आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑफिस जो अटैच था वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड था, जब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना था। मगर क्या हुआ, 1960 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ भेज दिया गया। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये बॉडी नॉन स्टेचुटरी थी, स्टेचुटरी थी, उसको स्टेचुटरी बना दिया गया। ये बॉडी जो थी स्टेचुटरी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। आपसे अगर मैं पूछूं कोई एक ऐसी बॉडी बताइए जो स्टेचुटरी थी, उसे नॉन स्टेचुटरी स्टेचुटरी थी, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, क्या आप बता पाएंगे? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो थी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो थी वो स्टेचुटरी बॉडी थी, जिसका एक्ट 1993 अप्रॉक्स आया था। और उसके बाद इसे 2016 में शायद अभी मोदी जी ने इसको क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। तो इस तरह से होता। अब इसका आप देखिए ब्रांचेस कहाँ हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब हम देख सकते हैं। तो ईडी से रिलेटेड ये आर्टिकल था कि कैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब वही बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1957 में बना, मद्रास में इसका एक ब्रांच ओपन हुई, 1960 में इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ इसे भेज दिया गया। किस किस से रिलेट करता है, फेमा से रिलेट करता है। मैंने बताया 1999 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तब्दील कर दिया गया। PMLLA से लगता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्ट आया उससे करता है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था, मगर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर नॉन स्टेचुटरी बॉडी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका ऑफिस अटैच है। अटैच का मतलब हो गया नॉन स्टेचुटरी बॉडी। बना कब था, 1956 में। और ये इन्फोर्समेंट लॉ को इन्फोर्समेंट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। टेन्योर इसके डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है, 2 साल हो सकता है मिनिमम, और अप टू 5 ईयर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अटैच ऑफिस है, कोई इसका ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको घटा बढ़ा नहीं सकती, बढ़ा सकती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। हम जानते हैं जैसा कि ब्रज भूषण सिंह जो हैं वह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, अब तो शायद हटा दिया गया है। तो उनके ऊपर कुछ हरासमेंट के सेक्सुअल ऑफेंसेस या सेक्सुअल मतलब उनके ऊपर पेनल्टी या कह सकते हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो उससे रिलेटेड जो हमारा सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, पॉक्सो से रिलेटेड, जो बच्चों से कंडक्ट करता है, जो बच्चों से रिलेटेड सेक्स ऑफेंसेस हैं उससे संबंध रखता है। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये 2012 में आया था। डेट आपको इसलिए याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी PCS या IS जो है क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि ये एक्ट किस किस साल में आया था, तो आप इसकी क्रोनोलॉजी लगाइए। तो ये पॉक्सो एक्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया ये सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, पोर्नोग्राफी हो जाए, इससे प्रोटेक्शन रखने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आया था। मगर उसके बाद क्या हुआ,
इस एक्ट को तब मतलब इस एक्ट को लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सके। जो क्रिमिनल हैं सेक्स से रिलेटेड, जो बच्चों को सेक्सुअली परेशान करते हैं, उनको हरास करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट लाया गया। तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न से सबसे पहला आप फीचर देखेंगे तो जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट करता है। जेंडर न्यूट्रलिटी क्या हो गया कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। 18 साल से कम है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, ये सब बातें कही गई हैं। दूसरा क्या है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है। जैसे ब्रजभूषण पर आज केस चल रहा है, पता नहीं कब उन्होंने सेक्स से रिलेटेड ऑफेंस किया है या नहीं किया, ये आरोप है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें। मगर हम न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कोई लिमिट नहीं है। तो ये पूछ लेता है एक्ट में क्या इसमें कोई लिमिट है कि 1 साल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो 1 साल के अंदर केसेस को अपने पास लेता है। अगर 1 साल के अंदर आप केसेस को नहीं लाए तो फिर NGT पे आप नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। कंपनसेशन से रिलेटेड प्रावधान है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड प्रावधान है, ये सब चीज़ें। तो हमने यहाँ पॉक्सो एक्ट के बारे में जाना, उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं और इसका PDF मैं इंस्पायर IAS के चैनल टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू। और दूसरा देखिए, अब एक आर्टिकल और रह गया है हमारा, एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल और रह गए हैं। तो एक आर्टिकल ये हमारा, जो कल हमने ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था, उसका एक्सटेंशन समझ लीजिए कि कैसे ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है। हमने देखा था प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस इशू करता है तो आर्टिकल 123 होता है, 123, और जब गवर्नर आर्टिकल ऑर्डिनेंस इशू करता है तो 213 होता है। तो यहाँ पर देखने में आता है कि आर्टिकल में डिफरेंस आप देख सकते हैं कैसे। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को जिस लॉ से रिलेटेड या जिस क्या कहते हैं उसे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, उसी से रिलेटेड वो क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस ला सकता। आप अपनी बाउंड्री के बाहर जाकर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। आपका मन हुआ कि मैं फार्मर्स पे या फिर प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट, आप उस पर लॉ बनाने लगे, नहीं, आप नहीं बना सकते उस पर लॉ। तो यही कह रहा कि अगर पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बना सकता तो ऑर्डिनेंस भी नहीं ला सकता, यही बात कही है। और दूसरी बात कि क्या होता है, कोई भी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो 2 सेशन के बीच में 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस होता है। तो यही बात कही है कि अगर आपको ऑर्डिनेंस आपने ऑर्डिनेंस पर अगर पार्लियामेंट में लॉ नहीं बनाया तो 6 महीने प्लस 6 वीक, मतलब आपका 6 महीने जो रिसेस पीरियड था उस दौरान ऑर्डिनेंस चलेगा, और जैसे ही सेशन स्टार्ट हो गया लोकसभा राज्यसभा का तो 6 वीक तक चलेगा। तो इसकी लाइफ जो होती है ऑर्डिनेंस की 6 मंथ 6 वीक होती है। तो यही बात यहाँ पर गवर्नर के पीरियड में बताई गई है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जो लॉ होंगे, जो सब्जेक्ट स्टेट को हमारे 7th शेड्यूल में दिए गए हैं। आप एक बात जान लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल हैं, तो उस शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल जो है वो हमारा क्या कहते हैं लिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है। ये सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है। मगर आप हमेशा याद रखिए, एक क्वेश्चन UPSC या फिर PCS में फंसाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट ने लॉ बना दिया तो फिर सेंट्रल लॉ नहीं बना सकती और स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर स्टेट ने लॉ बना भी दिया है और सेंटर फिर दोबारा से लॉ बनाती है तो याद रखिए ऑलवेज सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टेट अपने स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बना सकती है। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था तो इसमें बहुत सारे स्टेट ने कहा था कि सेंटर जो है हमारी बाउंड्रीज़ का उल्लंघन कर रही है, स्टेट की लिस्ट में जा रही है। तो ये सब बातें आपको, ये छोटी छोटी बातें डे टू डे जानना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस से रिलेटेड कंटेंट मजबूत होगा। आप ये मत सोचिए कोई भी चीज़ है वो ज़ाया है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी वीडियो बना रहा है या आपको ज्ञान दे रहा है, उसका आपका मेंस में या प्री में बहुत अच्छे से यूज हो सकता है।
अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर में क्या किया है। वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा हैं, याद रखिएगा, नाम भी याद रखना चाहिए। एलजी जो है मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ लैंड अलॉट की है जो वहाँ के गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनकी सेटल करने के लिए। तो अदर पार्टी तो अपोज़ कर ही रही हैं, मगर ये इम्पॉर्टेंट बात होती है, ये जो लैंड अलॉट की है इसमें जो आवास बनाया जाएगा वो किस योजना के तहत बनाया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो 1 अप्रैल 2016 में आई थी। तो 1 अप्रैल 2016 में किस स्कीम को रिमूव करके इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाया था। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन में आएगा क्या इंदिरा आवास योजना को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाई गई। तो ये एकदम सही पॉइंट होगा। तो ये आप जान लीजिए, सन जानना जरूर है, मिनिस्ट्री जानना ज़रूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पक्का हाउस प्रोवाइड करने की इन्होंने कहा था, हम मार्च 2022 तक सबको पक्का हाउस प्रोवाइड कर देंगे। फिर दूसरी बात क्या कही थी कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछता है कि जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हमारा 2011 में हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ग्राम सभा डिसाइड करेगी और उसकी जियो टैगिंग होगी। तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपको 60/40 और 90/10 कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिसमें सेंटर जो है फुल फंड प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जैसे आवास के लिए 60 रुपये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो 40 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसलिए दोनों का रोल होता है, इसलिए एक पार्टी प्रचार नहीं कर सकती कि हमने ये किया हमने वो किया। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो दोनों स्टेट और सेंटर का दोनों का भागीदारी होती है। 90-10 का मतलब है जो हिल स्टेट होते हैं वो पुअर होते हैं, उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट 90% उन्हें प्रोवाइड करती है अपने पास से रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जाना। और अर्बन में क्या, अर्बन में एक डिफरेंस है, ये 2015 में लागू की गई थी, 1 साल पहले उससे लागू की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। इसमें भी 2022 तक पक्का मकान देने का वादा किया गया था और बहुत सारे लोगों को इसमें मतलब अभी तक की मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम में से एक स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों अर्बन और पुअर, वो अर्बन और ग्रामीण दोनों है। तो इस तरह से आज की जो हमने द हिंदू में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे डिस्कस किए। आप ये मत सोचिएगा इसमें से कुछ छोड़ा गया है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, आई हैं, वो सारी आपको बताई गई। धीरे धीरे हम मैप को भी इंक्लूड करेंगे, धीरे धीरे हम इसमें प्रीलिम से रिलेटेड डेली एक क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। अभी आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए। बहुत शुक्रिया।